हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। और उस ऑर्डर में हमने अपने पहले डिस्कशन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मीनिंग को समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअली में व्हाट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, और हमने उसके कुछ डायमेंशंस को कवर किया था। और इस सीरीज में जो आज हमारा ये दूसरा डिस्कशन है, उसमें हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी के कुछ और अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उस डायरेक्शन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बना सकें। तो दूसरा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे पहले डिस्कशन का, ताकि हम अपने दूसरे डिस्कशन को उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले डिस्कशन में सबसे पहले इंट्रो पार्ट में देखा कि एक्चुअली में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या। हमने बेसिक एक समझ बनाने की कोशिश की और हमने उसकी डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। फिर हमने देखे कि उसके कुछ यूनिक एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन समझी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल सेलेक्ट किए इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, अपनी इंडियन सोसाइटी से, और उन एग्जाम्पल्स से हमने दिखाया कि कैसे हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुई यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी में, और वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में, उसको इंडियन सोसाइटी का एक फीचर बनाने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो हमने उस चीज़ के बारे में समझा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। ये जो फीचर है, कैसे इंडियन सोसाइटी को एक हार्मोनिक सोसाइटी बना के रखा हुआ है इसने, और कैसे ये इंडियन सोसाइटी को बाकी सोसाइटीज से अलग बनाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बात पर भी बनाई कि क्या इम्पोर्टेंस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने देखा कि कई सारे जोग्राफिकल फैक्टर हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लैंग्वेज रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बात की थी, और हमने ये बात की थी कि अब अगले डिस्कशन से हम इन अलग अलग फैक्टर्स को डीपली स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अलाइव रखने में इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पहले लेक्चर में इतनी सारी बातें की थी। फ्रेंड्स, आज हम अपने दूसरे डिस्कशन में इन सभी फैक्टर्स को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने जो सारे डायमेंशंस कवर किए हैं उनको रिवीजन आप लोग एक बार कर लीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा डिस्कशन। तो दूसरी डिस्कशन में अगर हम कंटेंट पे देखें तो आज हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें हम रिलीजियस फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिलीजन इंडिया में डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर रहा है, क्या कौन कौन से वो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इंडिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से वो कल्चरल फैक्टर हैं, कौन कौन से वो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं, क्या कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो इंडिया में डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, क्या कुछ कास्ट और रेशियल फैक्टर्स भी हैं। तो इन अलग अलग फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे,
और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया में, इंडिया की सोसाइटी में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है, कैसे ये इंडिया को एक डाइवर्स सोसाइटी बनाती है। So religious diversity is a very crucial topic since Indian share with each other a multi-religious nation. इंडिया एक मल्टी रिलीजियस नेशन है and all Indians are morally as well as socially duty bound to understand, to accept and also respect the rubrics and principles of all the religious communities dwelling around with following their own religions. ऐसा हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि जितने भी इंडियंस हैं वो एक उनकी ये ड्यूटी है, वो दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनका अपना एक रिलीजन है जो वो मानते हैं। तो इसलिए भी रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी टर्म है इसके कुछ पॉजिटिव फेसेस भी हैं और कुछ नेगेटिव फेसेस भी हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ द फेसेस, बोथ द एस्पेक्ट, विल एक्सप्लोर बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन। हम सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि उसके रिलीजियस डाइवर्सिटी के पॉजिटिव्स कौन कौन से हैं, नेगेटिव्स कौन कौन से हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या कुछ भी अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ के किसी भी एरिया को अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो वह हमें रिलीजन जरूर दिखाई देता है किसी ना किसी फॉर्म पे। इफ़ यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ लव एंड डिवोशन, वहाँ पे हमें रिलीजन देखने को मिलता है। कैसे रिलीजन देखने को मिलता है? अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, इंडियन हिस्ट्री उठा के देखें, जिसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो इस हिस्ट्री में हमें दिखता है कि एंशिएंट टाइम में जो भी हमारे भक्ति मूवमेंट हुए या जो भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, वहाँ पे हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध आते हैं, महावीर स्वामी आते हैं, वो लव और डिवोशन की बात करते हैं, हार्मोनी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने रिलीजन का सहारा लिया, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ रिलीजियस सेक्ट्स बनाने की कोशिश की और लोगों को एथिक्स और मोरालिटी सिखाने की कोशिश की, लोगों को वैल्यूज़ लोगों में इनकलकेट करने की कोशिश की, लोगों में वर्चूज़ इनकलकेट करने की कोशिश की और एक को एग्जिस्टिंग पीसफुल सोसाइटी मेंटेन करने में, इस्टेब्लिश करने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो हम देखते हैं कि इन द रियल्म ऑफ लव एंड डिवोशन हाउ रिलीजियस डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। वहीं जब हम मेडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखने को मिलता है, जहां मीरा, कबीर, नानक, चिश्ती, ये सभी हमें लव और डिवोशन के बारे में समझाते हैं। और लव और डिवोशन को समझाने के लिए वो सहारा लेते हैं रिलीजन का, रिलीजन के उन बेसिक प्रिंसिपल्स का जो लोगों को लव और डिवोशन, सैक्रिफाइस, इन सब वैल्यूज के बारे में बताते हैं। फिर जब हम मॉडर्न इंडिया में बात करते हैं सोशल और रिलीजियस मूवमेंट की, तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां जैसे लोग हमें दिखाई देते हैं और इंडिया के वैल्यू सिस्टम को एक बार फिर से रिबूट करने की कोशिश करते हैं।
और उसके लिए उनमें से ज़्यादातर लोगों ने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एक नए डायमेंशन में एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट का, रिलीजियस प्रिंसिपल का एक नया फेस लोगों के सामने रखा, और जो भी सोसाइटी में इविल्स थी, जो भी सोसाइटी में बैड प्रैक्टिसेस थी, उनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की और लोगों को लव, अफेक्शन और डिवोशन के बारे में बताया। तो हमें क्या दिखता है, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्यों एक क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हुई है, उसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। जब कभी भी हम आज न्यूज चैनल्स में देखते हैं, जब भी हम कभी कंट्रीब्यूशन, कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें कई सारे इशूज, बर्निंग इशूज आज के समय में दिखाते हैं। कन्वर्जन रिलेटेड इशूज हैं कि कई सारे केसेस हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं कि इस जगह पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था, उस जगह पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लगातार हमारे सोसाइटी में कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स रहती हैं। इंटर रिलीजियस मैरिजेस फोकस में रहती हैं, लगातार कंट्रोवर्सीज में बनी रहती हैं, डिबेट्स उन पे होती रहती हैं। या फिर बायस्ड फंक्शनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और डिबेट में अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि चाहे वो लव और डिवोशन का एरिया हो, या फिर कंट्रोवर्सी और डिबेट का एरिया हो, रिलीजन उसमें हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है इंडियन सोसाइटी में। रिलीजियस डाइवर्सिटी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर रही है इंडियन सोसाइटी में। फिर चाहे उसके हम कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में देखें, हेट्रेड के बारे में बात करें या टेररिज्म के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं रिलीजियस वायलेंस, रिलीजियस टेररिज्म जैसे वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं। और आज ही नहीं सुनने मिलते हैं, ह्यूमन जब से आया हुआ है वो कहीं ना कहीं रिलीजन से अफेक्टेड रहा है, पॉजिटिव वेज में भी और नेगेटिव वेज में भी। पॉजिटिव वेज में उसने रिलीजन से लव, डिवोशन, अफेक्शन, ये सब वैल्यूज सीखने की कोशिश की है। तो वही नेगेटिव्स में हम हेटर, टेरर, रिलीजियस वायलेंस जैसे शब्द सुनने को हमें मिले। तो इसलिए भी हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी को पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस टर्म को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी? बहुत सिंपल है, मल्टीपल रिलीजन्स ड्वेलिंग टुगेदर इन अ टेरिटरी। जब किसी एक टेरिटरी में कई सारे रिलीजन्स एक साथ रह रहे हों, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये रिलीजियस डाइवर्सिटी है। या थोड़ा इसको हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि पीपल belonging to one or more than one religion living in one nation and following their own religion's value, virtues and traits without or with being affected by others. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है विदाउट और विद बीइंग अफेक्टेड बाय अदर्स, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वो एक स्मॉल थ्रेड है जहाँ से हम रिलीजियस डाइवर्सिटी के पॉजिटिव्स पे भी बात कर सकते हैं और उसके नेगेटिव्स पे भी बात कर सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन इशू है वो यही आता है कि क्या हमें किसी दूसरे रिलीजन के बिलीव्स को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेके कितना कंजर्वेटिव रहना चाहिए। सारी लड़ाई इसी की है। ओके, तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इन चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में है। तो हमें ये हमेशा देखने को मिला है कि इंडिया इज लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। हमने भी बात की कि हिस्ट्री में कैसे एंशियंट टाइम में, मिडाइवल टाइम में और मॉडर्न टाइम में हमेशा
स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी की बात हुई, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लगभग सभी रिलीजन्स के लोग रहते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो हिंदूज इंडिया में ऑलमोस्ट 79.9 है, मुस्लिम्स ऑलमोस्ट 14.2%, क्रिश्चियन ऑलमोस्ट 2.32%, सिक्स ऑलमोस्ट 1.7%, बुद्धिस्ट ऑलमोस्ट 0.6%, जैन्स ऑलमोस्ट 0.41%, और भी अदर रिलीजियस ग्रुप कई सारे नंबर में यहाँ रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सारे रिलीजन्स में जो हिंदू रिलीजन है, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स, इन सभी रिलीजन्स की जो ओरिजिन लैंड रही है वो इंडिया रही है। कहीं ना कहीं इनकी ओरिजिन यहीं से हुई है। और भी जो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो, हम देखते हैं कि कैसे मुस्लिम्स मिडाइवल पीरियड में 11वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया में आते हैं, यहाँ के कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, अपना कुछ कल्चर यहाँ छोड़ते हैं, और एक मिली जुली तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरह क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट 16th या 17th सेंचुरी में इंडिया में आते हैं, और वो फिर यहाँ पे अपना इफेक्ट डालते हैं और एक नया कल्चर खड़ा होता है। तो लगभग सभी रिलीजन्स का इंटरफेरेंस इंडिया में रहा है। तो इसलिए इंडिया में इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन में। और तो और हिंदूज भी कई सारे सेक्ट्स में डिवाइड हैं। जैसे हिंदूज भी वैष्णवाज में डिवाइड हैं, शैव में डिवाइड हैं, शाक्त कई सारे देखने को मिलते हैं। इसी तरह मुस्लिम सेक्ट भी सिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं। उसी तरह बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी हमें कई सारे सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी विद इन रिलीजन भी हमें देखने को मिलती है। एक तो ओवरऑल रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कि कई सारे रिलीजन्स एक साथ इस लैंड पे रह रहे हैं, अपने अपने कल्चर्स के साथ, अपने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, अपने अपने रिलीजन्स के प्रिंसिपल को मानते हैं और दूसरे के रिलीजियस प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती है, इसलिए रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में है। और हम देखते हैं कि इंडिया के सोसाइटी के जितने भी डायमेंशंस हों, चाहे वो सोशल डायमेंशन हो, चाहे वो कल्चरल डायमेंशन हो, चाहे वो फेस्टिवस डायमेंशन हो, या फिर इकोनॉमिक डायमेंशन हो, या लीगल पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, वो सभी एस्पेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में रिलीजन से अफेक्टेड है। कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे रिलीजन देखने को मिलेगा। आप सोशल डायमेंशन को ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा कंपेयर करिए कि एक बच्चा जिसका जन्म किसी हिंदू फैमिली में हुआ है, एक बच्चा जिसका जन्म किसी मुस्लिम फैमिली में हुआ है, किसी सिख फैमिली में हुआ है, किसी बुद्धिस्ट फैमिली में हुआ है, उन तीनों की अपब्रिंगिंग में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उनके जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनके यहाँ जो कल्चर्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और इन सब अलग अलग प्रैक्टिसेस से गुजरने के बाद वही लड़का सोसाइटी में जाता है और सोसाइटी में इन अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन सोसाइटी में एक डोमिनेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है। कल्चर के टर्म में बात करते हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं, सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं। दीपावली पे भी छुट्टी होती है, बुद्ध पूर्णिमा पे भी छुट्टी होती है, गुरु नानक जी की जयंती पे भी छुट्टी होती है, ईद पे भी छुट्टी होती है। सभी हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं। हमें देखने को मिलता है कि हम कैसे ट्रीट करते हैं अलग अलग रिलीजन्स पे और अलग अलग कल्चर्स पे, और उससे हमारी सोसाइटी अफेक्टेड होती है। एक रिच कल्चर हमें देखने को मिलता है इंडिया में। फिर फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं। इकोनॉमी भी
बहुत हद तक अफेक्ट होती है रिलीजन से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर, कई सारे नॉर्म्स हैं हर रिलीजन में कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के आदमी को किसी पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं करना। सपोज हिंदू जो कम्युनिटी है इंडिया में, वो मीट के बिजनेस को अच्छा नहीं समझती है, क्योंकि या जो, अगर और अच्छे से कहें तो जो जैन कम्युनिटी है वो वायलेंस के अगेंस्ट है, तो वो ऐसे किसी बिजनेस का सपोर्ट नहीं करती जहाँ पे वायलेंस हो। और अगर हम अपने एंशियंट टाइम में जाके देखें तो वो बिल्कुल हमें एक्सट्रीम पे वो चीज़ दिखाई देती है, जब जैन्स कहते थे कि एग्रीकल्चर करना भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज है उनके साथ वायलेंस हो रहा है। तो रिलीजन देखिए कैसे इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। मुस्लिम रिलीजन जो है एल्कोहलिक बिजनेसेस को अच्छा नहीं समझते हैं, उस टर्म में वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, तो उस बिजनेस को अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी हमें रिलीजन का इंटरफेरेंस दिखता है। रिलीजन एक डोमिनेंट फैक्टर के रूप में हमें दिखाई देता है। फिर लीगल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में हम देखने की कोशिश करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम एक्ट, अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि देखने को मिलता है, कुछ कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, या मनुस्मृति को जलाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल मामलों में भी, लीगल चीज़ों में भी रिलीजन का इंटरफेरेंस है। जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है वो लीगल डोमेन में भी वर्क करती हुई, फंक्शन करती हुई हमें दिखाई देती है। फिर वो चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो हमारी लाइफ का, वहाँ पे भी हमें जो है रिलीजन एक डोमिनेंट फैक्टर दिखाई देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लगभग सभी ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में हमें रिलीजन का इंटरफेरेंस दिखता है इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो कोई ऐसा एंगल बचता ही नहीं जहाँ पे जो है रिलीजियस फैक्टर काम ना करता। और कहीं ना कहीं यही रिलीजियस फैक्टर के कुछ फंक्शंस भी हैं और कुछ डिसफंक्शंस भी हैं। फंक्शन क्या है, जैसे हमने की बात की कि अलग अलग जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने हारमोनी, पीस, कोएग्जिस्टेंस, एथिक्स और मोरालिटी को कहीं ना कहीं रिलीजियस टेक्स्ट से, रिलीजियस प्रिंसिपल से ड्रॉ करने की कोशिश की, और सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजन को बेस बनाया। ये इसके फंक्शंस हैं। सोसाइटी में हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को अलाइव रखने के लिए हमने कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, उसको हमने फॉलो किया, और हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को यूनाइट करने में, सोसाइटी को पीसफुल बनाने में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वहीं हमें इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखते हैं, डिसफंक्शंस भी दिखते हैं। Religious diversity has also posed constant challenges in the country in the form of communalism and communal violence, religious violence. So हम देखते हैं कि यही डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए थ्रेट भी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पीपल बिलोंगिंग टू देयर ओन देयर people belonging to one or more than one religion, living in one nation, and following their own religious values, virtues, and traits without or with being affected by others. कितने लेवल तक अफेक्ट होना है, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि ये सही है और ये गलत है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कोई डिबेट हो गया, तो फिर वहीं पे हमें कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस और एक्सट्रीम वायलेंस के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं ब्रेक
करती हो, और वही रिलीजन जो सोसाइटी को यूनाइट करने का काम कर रहा था, वही रिलीजन सोसाइटी को हार्म पहुंचाने का काम भी करता है। तो इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कि कैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी के दो फेसेस हैं। वो रिलीजियस डाइवर्सिटी एक तरफ कंट्री को एक थ्रेड में बांधे हुए है, कंट्री में एक हार्मोनी, पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस माहौल बना रहा है, और वही तरफ वो कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस टेररिज्म, एक्सट्रीम वायलेंस के केसेस भी हमें उससे देखने को मिलते हैं। तो इस सब के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाए? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और रिलीजियस फ्रीडम को उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया। फंडामेंटल राइट मीन्स वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स है, वो अगर आप वायलेट करते हो तो सिटीजन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस आर बोथ एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री बाय द लॉ एंड कस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि इंडिया में इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का डिवीजन कहीं ना कहीं एक रिलीजियस बेस पे हुआ। उसके पीछे क्या रीजंस थे, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एक हिस्ट्री में डिबेट का टॉपिक है और उसको वहाँ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस डिवीजन का बेस रिलीजन बना। तो इस बात से सीखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक सेकुलर नेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि रिलीजन इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। वो किसी इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है, वो किसी एक इंडिविजुअल की के बारे में बात हो सकती है, लेकिन रिलीजन से स्टेट का कोई मतलब नहीं। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट स्पॉन्सर नहीं करेगा, ना तो उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम करेगा, ना तो उसको फायदे पहुंचाने के इरादे से कोई काम करेगा। जो भी काम करेगा वो इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के लिए, कल्चरल इनरिचमेंट के लिए काम करेगा। तो हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट में हमें फ्रीडम टू रिलीजन है, और अपने लैंग्वेज और प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए हमने माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स दिए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और इधर हमने अपने रिलीजन को, किसी इंडिविजुअल को किसी रिलीजन को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का जो राइट है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। उस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को लोगों तक पहुंचाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, वो उनका फंडामेंटल राइट है। और उससे रिलेटेड फेस्टिवल्स मनाने का, उससे रिलेटेड और कई सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने का उनको राइट दिया गया, ताकि वो अपना अपना रिलीजन, सभी अपना अपना रिलीजन अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सके। और स्टेट ने उनसे एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखी। इस तरह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये एक डाइकोटॉमी बनी रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेके, कि उसके कुछ पॉजिटिव फेसेस भी हैं, कुछ नेगेटिव फेसेस भी हैं, उसमें बैलेंस बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरवेन किया। और हम देख रहे हैं कि इन 70 सालों में कहीं ना कहीं हमने उस बेसिक जो हमारा फैब्रिक है इंडियन सोसाइटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, हमने उसको बना के रखा है। हालांकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जब भी हम बात करते हैं किसी कंट्रोवर्सीज की, डिबेट की, तो वहाँ पे रिलीजन एक डोमिनेंट फीचर है। और हम देखते हैं कि आज के समय में इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लेके
कंट्रोवर्सी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कंट्रोवर्सी है, कन्वर्जन को लेके कंट्रोवर्सी है, बायस्ड फंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लेके कंट्रोवर्सीज है। कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बने हुए हैं और उस पर वो अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हमें अक्सर रिलीजन और पॉलिटिक्स का एक कॉम्बो देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में। ये सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी हम देखते हैं कि आज भी एक रिपोर्ट अभी जल्दी में ही आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि 80% इंडियंस ये मानते हैं, मोर देन 80% इंडियंस ये मानते हैं कि इंडिया में सभी रिलीजन के लोगों को रहना चाहिए और उन्हें दूसरों के अपने रिलीजन को मानना चाहिए, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए और दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स को, दूसरे के रिलीजियस प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों में सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए सभी सोसाइटी के, सभी रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। ये मोर देन 80% इंडियंस का मानना है। तो कहीं ना कहीं हमें वो बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिसके लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि उन्होंने इस बात को समझा और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट बताया। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इंडिया में इंपॉर्टेंट है और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक बेसिक फैब्रिक है इंडियन सोसाइटी में, उसको उसने मेंटेन करने का काम किया है, उसको उसने इस्टेब्लिश करने का काम किया है। हमने उसके दोनों एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, व्हाट एक्चुअली रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन, हमने ये समझने की कोशिश की। तो आज हमने रिलीजियस डाइवर्सिटी को समहाउ समझने की कोशिश की। ओके फ्रेंड्स, तो अपने आगे के लेक्चर्स में हमने आज रिलीजियस डाइवर्सिटी देखी है, तो अपने कल के डिस्कशन में हम ज्योग्राफिकल फैक्टर को देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ ज्योग्राफी हैज प्लेड अ रोल इन मेंटेनिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हम अगले लेक्चर पे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।